एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी इमॉर्टलिटी का एपिसोड नंबर 24। और गाइज यही से इस सीरीज का सीजन 4 स्टार्ट होता है, यानी कि अब हम कुछ और महीने इसे एंजॉय कर पाएंगे। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फैंग हान ने पर्पल बैम्बू गार्डन में वुड स्पिरिट टेक्निक को डिमोनिक टेक्निक से मर्ज कर दिया और इसी से वो सीक्रेट रेल्म की दूसरी लेवल पर पहुँच गया था, जिसे ची पावर भी कहा जाता है। साथ ही फैंग हान को एक पिग भी मिल गया था जिसे वो रीइंकार्नेशन नाम देता है। साथ ही लॉन्गशियान उससे कह रही थी कि हम लोग वर्ल्ड में जाके खजाने की तलाश कर सकते हैं, वहाँ पर ढेर सारा पावरफुल ट्रेजर मिलने के चांसेस थे। तो फैंग हान तुरंत ही इसके लिए राजी हो गया। अब आगे तो कहानी की शुरुआत में हमें एक नरेटिंग वॉइस बताती है कि शान हुआंग कैलेंडर के 5वें महीने में एक स्ट्रेंज चीज बड़ी तेजी से साउथ सी की तरफ आगे बढ़ी। वो एक टूटा हुआ सितारा था जो आसमान से सीधा बायमा आइलैंड पर क्रैश हो गया और उस सितारे से एक हेवनली फायर इमर्ज्ड हो गई जिसने हजारों मीलों तक का एरिया बर्बाद कर दिया। उस अनहोनी में न जाने कितने लोगों की जाने गई। उस वक्त वांगशुआन आइलैंड के कल्टिवेटर्स ने टाई सेक्ट से मदद मांगी, इसीलिए टाई और वांगशुआन इन दोनों सेक्ट के 100 डिसाइपल्स इस एरिया में एग्जैक्टली क्या हुआ था ये पता करने चले गए। मगर जैसे उन डिसाइपल्स ने उस आइलैंड पर पाँव रखा वो गायब हो गए। उनके साथ क्या हुआ ये किसी को पता नहीं। तब से लेकर आज तक वो लोग मिसिंग है। तो सच्चाई का पता लगाने के लिए जाओ शुयानी, जो कि टाई सेक्ट का ट्रू डिसाइपल है, वो अकेला ही उस आइलैंड पर जाने के लिए तैयार हो गया। मगर बायमा आइलैंड पर जाते ही उस पर एक मिस्टीरियस पर्सन ने अंधेरे में छुपकर हमला किया। दरअसल ये कहानी टाई सेक्ट का बंदा पढ़ के सुना रहा था। इसका नाम है सॉन्गवी। वो आगे पढ़ता है कि जाओ शुयानी अपने गोल्डन एलिक्सर को सैक्रिफाइस करके आखिरी दम तक फाइट करता रहा और सिर्फ वो अकेला ही उस खतरनाक आइलैंड से वापस आ पाया। और तब से लेके आज तक किसी ने भी बायमा आइलैंड पर जाने की हिम्मत नहीं की। जाओ शुयानी अपनी जान पर खेल के बस एक अजीब सा स्टोन अपने साथ लेके आया। वो स्टोन बायमा आइलैंड से बिलोंग करता है। अब बायमा आइलैंड पर वो सितारा कहाँ से आया, उसकी क्या मिस्ट्री है, ये आज तक बस एक राज है। और अब वो बुक पढ़ने के बाद सॉन्गवी उसे वापस रख देता है। वो कह रहा था सुप्रीम एल्डर ट्रू डिसाइपल्स आपका मेन हॉल में कब से इंतजार कर रहे हैं। वेल इस एल्डर का नाम है हुंडियान और ये टाई सेक्ट का सुप्रीम एल्डर है। वो सॉन्गवे इसे पूछते कि बताओ जाओ शुयानी अब कैसा है, जिस पर वो बता रहा था कि उन्होंने 2 लॉन्गेटिविटी पिल को कंज्यूम किया जिससे अब उनकी ब्रीदिंग नॉर्मल हो चुकी है। भले ही उनकी चोट इतनी गहरी नहीं मगर उसका रिकवरी स्पीड बहुत ही ज्यादा कम है। अभी हुंडियान बताने लगते हैं कि हाल ही में साउथ सी के रोक कल्टिवेटर्स ने कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू कर लिया। क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है? जिस पर सॉन्गवे कह रहा था हाँ मैं इस बारे में जानता हूँ, मगर एक कल्टिवेटर किसी कीड़े से कम नहीं। अगर वो डिवाइन एबिलिटी रेल में भी ब्रेक थ्रू कर ले तो भी कुछ खास नहीं कर पाएंगे। सीनियर मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आप इस मामूली से मसले को इन्वेस्टिगेट क्यों करना चाहते हो। अगर रोक कल्टिवेटर्स ब्रेक थ्रू कर भी लेते तो क्या हुआ, मगर फिर भी आपने हमारे कई सारे डिसाइपल्स को वहाँ भेजा। गाइस अभी रोक कल्टिवेटर्स कौन है ये हमें आगे पता चलेगा। जिस पर हुंटियान बता रही थी कि आसमान में सेलेस्टियल डीमंस है, वो अभी तक शांत थे मगर अब वो काफी अजीब सी हरकतें करने लगे हैं। मेरे ख्याल से इन सेलेस्टियल डीमंस का कनेक्शन इस स्टोन के साथ है। सॉन्गवे कहता है कि मास्टर में समझा नहीं। जिस पर हुंटियान बता रहे थे कि वो सितारा बेवजह बायमा आइलैंड पर नहीं गिरा, इसके पीछे एक वजह है। ये छोटा सा इंसिडेंट बस एक शुरुआत है, आगे चल के पता नहीं क्या क्या होगा। अब सॉन्गवे उनसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे इनलाइटन कीजिए और तभी वो स्टोन अचानक से नीचे गिर गया। ये देखकर तो सॉन्गवे काफी ज्यादा डर गया था। अब हुंटियान उसे बताते कि मेरे ख्याल से ये ऑब्जेक्ट येलो यूनिवर्स का है। हमारे एंशिएंट किताबों में हमारे एंसेस्टर ने बार बार कैटास्ट्रोफी का जिक्र किया था। मेरे ख्याल से वो कैटास्ट्रोफी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, लेकिन हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं। वही दूसरी तरफ हम फैंग हान और लॉन्गशुआन को देखते हैं जो बड़ी ही तेजी से साउथ सी की तरफ जा रहे थे। कुछ समय बाद ही साउथ सी के पास पहुँच गए। अब ये लोग एक जगह पर रुक जाते हैं। फैंग हान कह रहा था कि साउथ सी तो बहुत वास्ट है, मैंने तो बस किताबों में इसके बारे में पढ़ा था, लेकिन सच में साउथ सी का कोई अंत नहीं। उसके बाद से लॉन्गशुआन भी पूरी तरह से अग्री थी। वो कह रही थी कि हमें गुइशू रुइंस में जाना है। अगर हमारी अभी की स्पीड को देखा जाए तो हमें लगभग 10 दिन लग जाएंगे, तब जाके साउथ सी पार होगा और हम अपने लोकेशन पर पहुंच जाएंगे। तब तक शाओलिंग भी वहाँ पर आ गई। वो काफी ज्यादा थक चुकी थी। फैंग हान कह रहा था कि रुइंस तो यहाँ से बहुत दूर है और इस समंदर में ज्यादा आइलैंड भी नहीं जहाँ पर रुक के हम आराम कर पाए। पता नहीं हमारी आगे की जर्नी कैसे होगी। जिस
पर शाओलिंग कह रही थी कि मेरे को तो आराम चाहिए, मैं ऐसे पागलों जैसे दिन रात फ्लाई नहीं कर सकती। उसकी बातों से लोंगशुआन को हंसी आ जाती है। वो कह रही थी कि मेरे पास इसका भी एक सोल्यूशन है और अब उसने कैरेज को बाहर निकाल लिया। वो कहती कि इसका नाम है रोजी क्लाउड बोट। इसे सिस्टर जियालान ने आसमान की ताकत का यूज करके बनाया था। मेरे ख्याल से हमारी महारानी शाओलिंग इसमें 10 दिनों तक आराम से रह पाएगी। वो जानबूझकर शाओलिंग को चिढ़ा रही थी। अब फैंग हान तुरंत ही उस बोट पर सवार हो जाता है। उसे तो बहुत ज्यादा पसंद आई थी। लोंगशुआन बताती है कि इसे खासकर समंदर में सफर करने के लिए डिजाइन किया गया, जिस पर शाओलिंग ताना मारती हुई कह रही थी कि अगर ये बस ट्रैवल करने के लिए बनाई है तो इसे इतना सजाया क्यों, ये तो बस समय की बर्बादी होगी। जिस पर लोंगशुआन बता रही थी कि इसे सजाने की भी एक वजह है, जितने ज्यादा डेकोरेशन इस बोट पर होंगे उतनी ही ज्यादा डिवाइन पावर को ये एब्जॉर्ब कर पाएगी। लेकिन तुम ठहरी एक डीमन, भला तुम्हें ऐसे जहाजों के बारे में क्या ही पता होगा। लोंगशुआन ने एक ही सेकंड के अंदर शाओलिंग को उसकी औकात याद दिला दी और अब वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके उस रोजी बोट को स्टार्ट कर देती है। फैंग हान तो इतना खुश था कि क्या ही बताऊं। वो कह रहा था कि वाकई सीनियर जियालान की डिवाइन पावर कमाल की है, मगर शाओलिंग कह रही थी कि इसमें क्या कमाल है, ये लोग तो बस दिखावा करते हैं। और अब ये लोग बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ रहे थे। तभी लोंगशुआन की नजर एक चट्टान पर गई तो तुरंत ही उस पर कूद जाती है। उसे वहाँ पर ब्लड कोरल मिल गया। फैंग हान बता रहा था कि मैंने भी इस ब्लड कोरल के बारे में पढ़ा है। ये तो इसेंस पिल का सबसे मेन इंग्रेडिएंट है, इसके बिना वो पिल बन ही नहीं सकती। लोंगशुआन बता रही थी कि ये ब्लड कोरल 500 साल पुराना है। इसे एब्जॉर्ब करके तुम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिप्लेनिश कर सकते हो। तो लोंगशुआन उस ब्लड कोरल को तुरंत ही फैंग हान की तरफ थ्रो करती है। तो फैंग हान तुरंत ही उसे एब्जॉर्ब करके अपनी एनर्जी को रिप्लेनिश कर चुका था। वो शाओलिंग से कहता है ये लो, इससे तुम्हारी भी थकान मिट जाएगी, मगर शाओलिंग इसे लेने से मना करती है। वो कह रही थी कि शुक्रिया, मगर मेरे पास कुछ अलग तरीके हैं जिससे मैं अपनी एनर्जी को बढ़ा सकती हूँ। और फिर वो तुरंत ही अपनी डिमोनिक पावर्स का यूज करके एक सांप को पकड़ लेती है। वो फैंग हान से कह रही थी कि अगर आपको ट्राई करना है तो कर लीजिए, लेकिन फैंग हान इसका कोई जवाब नहीं देता। तभी वो देखता है कि लोंगशुआन काफी परेशान है। वो कह रही थी देखो, मुझे ये थोड़ा सा अजीब लग रहा, यहाँ के पानी का लेवल अपने आप कम हो रहा है। ब्लड कोरल तो हमेशा समंदर के अंदर उगते हैं, वो कभी सरफेस पर नहीं आते, मगर ये तो सरफेस पर आ चुके हैं। शाओलिंग कह रही थी कि इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है, ये तो पूरा की पूरा समंदर ही अजीब है। मगर लोंगशुआन कह रही थी कि इस समंदर में कुछ तो गड़बड़ है, ये किसी तरह का म्यूटेशन मालूम होता है। वही दूसरी तरफ हम हुआ तियांडो को देखते हैं जो कि रिफाइनिंग में बिजी थे। तभी वान लियो वहाँ आकर बताने लगता है कि हमने इमॉर्टल और डीमंस की जंग के साथ साथ ताई सेक से भी संभाल के रहना चाहिए, क्योंकि वो लोग इमॉर्टल डाओ रीजन पर कब्जा करना चाहते हैं। ताई सेक की लॉ इन्फोर्समेंट टीम इमॉर्टल डाओ को टारगेट कर रही है। उन्होंने इमॉर्टल डाओ में मौजूद कई सारे सेक के डिसाइपल को पनिश किया, क्योंकि उन लोगों ने अचानक से कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू किया था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ताई सेक के लोग जल्दी इमॉर्टल डाओ पर अपनी तानाशाही शुरू कर देंगे। इधर हुआ तियांडो हवा में फ्लोट करते हुए इवल गोड को रिफाइन करने में लगे हुए थे। वान लियो कह रहा था कि ये तो बस मामूली सा आर्टिफैक्ट है, भला सीनियर आप इस पे इतना टाइम स्पेंड क्यों कर रहे हो, इसके पीछे जरूर से कोई रीजन होगा। और तभी उसे किंग वेई की आवाज आती है जो कि सीनियर हुआ से मिलने आई थी। वान लियो कह रहा था कि अब ये लड़की यहाँ पर क्यों आई होगी, जिसके बाद वो बाहर जाके उससे कह रहा था कि ये सीनियर हुआ तियांडो का अल्केमी हॉल है, यहाँ पर ऐसे ही कोई मुंह उठा के नहीं आ सकता। और तभी वहाँ की जमीन शेक होने लगती है, साथ ही ढेर सारी गोल्डन स्मोक भी बाहर आ रही थी, क्योंकि सीनियर हुआ तियांडो ने फाइनली उस इवल गॉड को रिफाइन कर लिया। ये अब मिडिल ग्रेड से सीधा टॉप लेवल का आर्टिफैक्ट बन चुका था। किंग वेई हुआ तियांडो से बाहर आते ही उन्हें ग्रीट करती है। हुआ तियांडो कह रहे थे कि तुमने शानही रैंकिंग में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। गाइस आपको तो पता ही होगा कि किंग वेई मुकाबला छोड़ के भाग गई थी, मगर फिर भी सीनियर हुआ तियांडो बेवजह उसकी तारीफ कर रहे थे। वो कहते हैं कि यू सेक के बेस्ट डिसाइपल्स में तुम एक नंबर पर आती हो। वेल हमें तो अच्छे से पता है कि किंग वेई कौन से नंबर पर आती है। इधर किंग वेई हुआ तियांडो की झूठी तारीफों से बहुत ज्यादा खुश हो गई। वो कह रहे थे कि जब भी शानही कॉन्टेस्ट खत्म होता है हमारे सेक के सभी डिसाइपल साउथ चाइना सी में ट्रेनिंग के लिए जाते रहते हैं। इनफैक्ट उनमें से कई सारे डिसाइपल्स को बहुत ही खास ट्रेजर मिले। साउथ सी में कई सारे रॉक कल्टीवेटर्स हैं, जिनमें से एक है तुम्हारा दोस्त शाओशी। जिस पर किंग वेई कह रही थी हाँ, शाओशी नेवरनाइट आइलैंड के रॉक कल्टीवेटर फैमिली का मेंबर है, मगर फिलहाल हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। जिस पर हुआ तियांडो कह रहे थे कि कल्टीवेशन की दुनिया में हमें एक दूसरे की मदद लेनी पड़ती है, अभी जाके हमारा कुछ फायदा होता है। मैंने सुना था कि तुम साउथ सी के गुइशी ट्रायल के लिए प्रिपेयर कर रही हो। जिस पर वो कह रही थी हाँ, साउथ सी की ट्रायल में जाने की प्लानिंग तो मैं कर ही रही हूँ।
हूँ। तो हुआ तियांडो कहते कि ये है मेरा रुई इमॉर्टल गोल्ड, इसमें मेरी डिवाइन पावर भरी पड़ी है। ये रुई गोल्डन स्मोक रिलीज करता है, एक ऐसा स्मोक जो बहुत ज्यादा पावरफुल है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास कोई मैजिक वेपन नहीं है, इसलिए एक खास ट्रेजर मैं तुम्हें देता हूँ। ये देखकर वान लियो को तो 440 वॉट्स का झटका लग गया। किंग वे कह रही थी कि सीनियर में इतना खास तोहफा एक्सेप्ट नहीं कर सकती, जिस पर हुआ तियांडो कह रहा था कि देखा जाए तो ये ओरिजिनली तुम्हारी जीडियन पिक का ही ट्रेजर है, जिसे मैंने फैंग हान से छीन लिया था, और अब मैं इस ट्रेजर को उसके रियल मालिक को वापस लौटा रहा हूँ। ये सुनकर तो बहुत ज्यादा खुश हो गई। किंग वे के वहाँ से जाते ही वान लियो कह रहा था कि सिख लीडर आपने उसे वो गोल्ड क्यों दिया? मैं जानता हूँ कि आपने उसे रिफाइन करने में बहुत दिन लगा दिए, आपके इतने सारे एफर्ट्स तो अब बेवजह जाया हो जाएंगे। जिस पर वो कह रही थी कि किंग वे का अपॉर्चुनिस्ट डिसाइपल है। सिंपल भाषा में बताया जाए तो मौके पे चौका मारने वाली लड़की है, तो उसे ये ट्रेजर देने में क्या प्रॉब्लम है? मगर वान लियो को पता था कि सीनियर हुआ तियांडो इतने भी अच्छे नहीं, तो कहता है कि कहीं आप ये सब किंग वे की बड़ी बहन किंग शुई के मुँह पे तमाचा मारने के लिए तो नहीं कर रहे? जिस पर हुआ तियांडो कह रहे थे कि वो तो मैं कभी भी मार सकता हूँ। फिर बाइमा आइलैंड पर एक सितारा गिर गया है और तभी से साउथ सी में अजीब अजीब चीजें हो रही। इमॉर्टल और डीमंस की जंग तो अभी शुरू भी नहीं हुई, मगर फिर भी काफी कुछ बदल रहा है। ऐसी बातें हो रही है जिनकी मुझे कभी उम्मीद नहीं थी। वान लियो को उनकी बातें समझ भी नहीं आ रही थी। सीनियर हुआ कहते हैं कि हमें सच्चाई का पता लगाना ही होगा। गाइस यहाँ पर सीनियर हुआ तियांडो भी उसी सितारे की बात कर रहे हैं जो हमने वीडियो की शुरुआत में देखा था। इधर फैंग हान देखता है कि अचानक से काले बादल छा चुके हैं। लॉन्गशॉन कह रही थी कि शायद यहाँ तूफान आने वाला है, मगर ये बहुत अजीब बादल है क्योंकि ये बस एक ही जगह पर जमा हो गए। तो फैंग हान कहते हैं ठीक है, हम उसे चेक करेंगे। शाओलिंग तो इन दोनों की जिज्ञासा देखकर परेशान हो गई। वो कह रही थी कि ये तूफान है, कोई मजाक नहीं, मगर ये लोग उसकी एक नहीं सुनते और सीधा तूफान की दिशा में जाने लगते हैं। साथ ही वहाँ पर मछलियों की बदबू आ रही थी, जिससे लॉन्गशॉन समझ जाती कि जरूर यहाँ कोई एंशिएंट बीस्ट होगा। वो कह रही थी कि अगर हमने उसे मार के रिफाइन कर दिया तो हमारा काफी ज्यादा फायदा होगा। फैंग हान भी इसके लिए एक्साइटेड हो जाता है, मगर वहाँ की सिचुएशन तेजी से बदलने लगी। शाओलिंग कह रही थी कि सामने तो वर्लपूल है और उसके बीच में था ब्लैक वाटर सर्पेंट किंग, इसे काले पानी का राजा भी कहा जाता है। तो फैंग हान इसके बारे में जानकारी पूछ रहा था। लॉन्गशॉन बताती है कि एक जायंट सी पाइथन है, ये साउथ सी में पाई जाने वाली सबसे एंशिएंट और यूनिक प्रजाति है। हजारों सालों में ये पाइथन फ्लड ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होगा। भले ही अभी तक ये ड्रैगन नहीं बना, मगर इसके पास यूनिक सुपरनेचुरल पावर है और ये सांप बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। लेकिन हम इसके वीकेस्ट मोमेंट पर इसे खत्म करके इसकी गाल ब्लैडर को निकाल सकते हैं और उससे हमें सबसे प्यूरेस्ट मैजिकल पावर मिलेगी। वो पावर इतनी स्पेशल होगी कि मेरी आइस पावर भी उसके आगे फीकी है। फैंग हान ये सब सुन के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया। वो कह रहा था कि हमारे पहले सफर पे इतनी खास अपॉर्चुनिटी हमें मिल गई, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तभी लॉन्गशॉन कहती, फैंग हान तुमने अपनी लॉन्गेटिविटी पिल मुझे दे दी, इसलिए आज मैं इस सरपंच को मारने में तुम्हारी मदद करूंगी। तुम इसकी गाल ब्लैडर को रिफाइन कर लेना। तभी शाओलिंग फैंग हान से कह रही थी कि इस ब्लैक वाटर सरपंच के पास हजारों सालों की कल्टीवेशन है, यानी कि ये सांप बहुत ज्यादा भयानक होगा। अगर हम इसे मारने गए तो पता चले वही हम पर भारी पड़ गया। मगर फैंग हान कह रहा था कि डर के आगे जीत है, अगर हम खतरा उठाएंगे नहीं तो कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद ये लोग तुरंत ही उस विशाल पाइथन के पास पहुँच गए। फैंग हान कह रहा था कि भले ही मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ, लेकिन इस पाइथन की माना मेरी पावर से 1000 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद ये दोनों भी उस सांप को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। शाओलिंग कह रही थी कि मुझे मरने का कोई शौक नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। इधर फैंग हान ने अमागी नीडल्स को एक्टिवेट करते हुए उस बीस पर हमला कर दिया। तब तक लॉन्गशॉन भी आइस स्पिरिट थंडर का यूज करते हुए अपने ड्रैगन को समन कर लेती है। इधर वो सांप भी इन पर अपनी एनर्जी से अटैक कर रहा था। साथ ही अपनी टेल से फैंग हान को घायल करने की कोशिश करता है, मगर फैंग हान सीधा उसके माथे पर सवार हो गया और अब उस पर मल्टीपल अटैक्स किए जा रहा था। जिसके बाद वो शाओलिंग को भी वहाँ पर बुला लेता है, जो कि अपने डिमोनिक हैंड का यूज करके उस सांप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। इधर लॉन्गशॉन कोल्ची पावर का यूज करते हुए उस पाइथन को पूरी तरह से बर्फ में ट्रैप कर देती है। फैंग हान कह रहा था कि बस अब इसके आगे का मैं संभाल लूंगा, लेकिन उस सांप ने एक ही झटके में उस बर्फ को तोड़ दिया। वो अब अपनी माना पावर को इकट्ठा कर रहा था। तब तक फैंग हान उसके सामने चला गया और पाइथन इसी मौके का फायदा उठा के इन लोगों पर हमला कर देता है। ये उस माना पावर से बेहोश हो रहे थे। इधर लॉन्गशॉन ने तुरंत ही एक एलिक्सर पिल कंज्यूम की, मगर वो ज्यादा देर तक पाइथन की माना पावर को सप्रेस नहीं कर सकती थी। वो फैंग हान को इधर उधर ढूंढने लगती है और तभी वो देखती कि फैंग हान तो सीधा उस सांप के मुंह में जाने वाला है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।